मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 8th नवंबर से लेकर 14th नवंबर 2023 तक के। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल न्यूज की। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट मिट्टी कैफे। इसकी मैं आपको पहले पिक्चर दिखाती हूँ। ये है मिट्टी कैफे के इनॉग्रेशन टाइम की पिक्चर। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो ये मिट्टी कैफे है, ये इसका सारा जो लोग इसको मैनेज करते हैं, ये येलो टी शर्ट्स में जो है सारे स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं वो ये सारा जो कैफे है मैनेज करते हैं। और ये जो ब्लैक यूनिफॉर्म्स में आपको दिख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी के मेंबर्स, एडवोकेट्स वगैरह हैं। तो बात करते हैं, रिसेंटली हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो कि है DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने मिट्टी कैफे इनॉग्रेट किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस के बीच में विद इन सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस हुआ है। बहुत ही यूनिक एस्टैब्लिशमेंट है। ये जो कैफे है, ये पूरा का पूरा जो इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज हैं वो मैनेज करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, यही लोग इसको मैनेज करते हैं कंप्लीटली। और जो भी कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई सेरिब्रल पाल्सी है, कोई पैराप्लेजिक है, यही लोग हैं। जो मिट्टी कैफे है, इसका फोकस क्या है कि जो लोग फिजिकली, मेंटली, साइकेट्रिक डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, उनको ये ट्रेन करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोजगार देते हैं। स्पेशली जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड भी हैं, यानी कि फिजिकली, मेंटली या साइकेट्रिकली डिसेबल्ड भी हैं और फाइनेंशियली तौर पर भी ज्यादा साउंड नहीं है, उनको ये ट्रेनिंग देते हैं और इनको रोजगार देते हैं। कहाँ पर? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। और जो इसका फाउंडेशन थी, इसकी स्थापना किसने की है? एलिना एलम ने। कब? 2017 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी जो एग्जांपल्स हैं आप कोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पिक्चर है इसकी इनॉग्रेशन टाइम की। नेक्स्ट न्यूज है बैन ऑन फायर क्रैकर्स। आपको पता होगा कि इस पर दिवाली के टाइम उससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दी थी कि जो पटाखे हैं उन पर बैन जो है वो अकेले दिल्ली में नहीं, पूरे इंडिया में है। यानी कि पूरे इंडिया में जो फायर क्रैकर से पटाखे थे वो बैन किए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली क्लैरिफिकेशन इशू की थी कि जो बेरियम है पटाखों में यूज होता है और जो और प्रोहिबिटेड केमिकल्स हैं पटाखों में, वो नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं, पूरे देश में अप्लाई होते हैं। ये जो कोर्ट है, अदालत है, इसने जो जॉइंट क्रैकर्स हैं, जो बड़े बड़े जो पटाखों की लड़ियां टाइप्स होती हैं, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग और सेल को बैन किया था। और जो पटाखों में बेरियम सॉल्ट यूज होता है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। बेरियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है। और ये भी बोला है कि जो नॉइज है, जो शोर है क्रैकर्स का, वो भी एक परमिसिबल लिमिट में, जो लिमिट परमिशन है जिसकी, उसी में रहे, सो दैट नॉइज पोल्यूशन भी ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 की। सो पहली बार इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है 2023 में। किसके द्वारा की गई है? सेफरेल, जिसकी पूरी फॉर्म है सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, जो कि 2006 में सेटअप हुआ था एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के द्वारा। और इसका काम क्या था? जो फाइनेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पब्लिक पॉलिसी रिसर्च है, इनको प्रमोट करना। इस बार का इसका रिपोर्ट का थीम क्या था? कनेक्टिंग द लास्ट माइल नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज इन इंडिया। अब NBFCs क्या होती हैं, ये भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। NBFCs ऐसी कंपनीज होती हैं जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर होती हैं, जो कि बैंक की तरह ही फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं, लेकिन उनके पास बैंक वाला लाइसेंस नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सिडबी के साथ। अब सिडबी क्या है वो आप पहले देखिए। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1990 में स्टैब्लिश हुआ था सरकार के द्वारा। एक होली ओन्ड सब्सिडरी की तरह, इंडस्ट्रियल IDBI की एक सब्सिडरी की तरह ये स्थापित किया गया था। ये क्या है? MSME सेक्टर है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, वो सेक्टर की प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। उनको प्रमोट भी करते हैं, फाइनेंस भी करते हैं, डेवलप भी करते हैं। और जो सिडबी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर स्टेट्यूटरी बॉडी है।
स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ अगर एक चीज और मेंशन थी, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये क्या है, एक फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। ये क्या करता है, जो गरीब लोग हैं स्पेशली जो वमेन है उनको उनके लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और उनको फाइनेंशियल सर्विसेज और लाइवलीहुड के लिए एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो इन दोनों का जो एमओयू साइन हुआ है वो क्या करेगा, मल्टीपल चीजों पर फोकस करेगा वमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए। कैसे कैसे स्टेप्स, फॉर एग्जांपल दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर ही जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स है उनको इम्प्लीमेंट करेगा, सो दैट वमेन के द्वारा जो लीड की जाने वाली एंटरप्राइजेस है उनको सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा रिलायबल एंड सेंसिटिव सपोर्ट आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश करेगा वमेन लेड एंटरप्राइजेस के लिए। कैपेसिटी एनहांस करेगा, बढ़ाएगा किसकी, जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन टीम्स है उनकी, और उनकी क्षमता को बढ़ाएगा, सो दैट जो सीजन्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनको ग्रेजुएशन, उनकी प्रमोशन, उनकी ग्रेजुएशन को प्रमोट करेगा किसमें, माइक्रो एंटरप्राइजेस में। तो जो सीजन्ड एसएचजी मेंबर्स हैं उनको माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स में उनकी ग्रेजुएशन जो है प्रमोट की जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं जल्दी वाली वमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वमेन कैंपेन की। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिसेंटली जल्दी वाली वमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वमेन कैंपेन जो है लॉन्च किया। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि किसने लॉन्च किया आपको ये पता होना चाहिए, किस मिशन के अंडर लॉन्च किया गया। अब अमरूद जो मिशन है काफी फेमस है इंडिया में, आपने नाम सुना भी होगा, उसी के अंडर ये लॉन्च किया गया जिसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी पार्टनरशिप है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ। इस कैंपेन का एम क्या है, जो वमेन है, लेडीज हैं, उनको इंक्लूड करने के लिए वाटर गवर्नेंस में एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। उनको वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस की नॉलेज दी जाएगी, कैसे, जैसे उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स विजिट करवाए जाएंगे, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स के बीच में उनको इंसाइट दी जाएगी, क्वालिटी वाटर डिलीवरी इंश्योर की जाएगी सिटीजन्स को, ओनरशिप की जो सेंस है कि हम खुद ओनर हैं, हमें ये चीजें बचानी है, वो उनमें एक उसकी भावना उसमें इंस्टिल की जाएगी। जो वमेन है उनको वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के टूवर्ड्स जो है उनको ये फील करवाया जाएगा कि हम ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ही हमारा ही है, हमसे ही बिलोंग करता है। तो ये चीजें इसमें की जाएंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं पूसा 2090 की। अभी ये क्या है, आपको पता होगा कि अभी जो पराली के जलने की, स्टबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रखा है उसकी वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि जो स्टबल बर्निंग है वो कंप्लीटली बंद की जाए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे स्टेट्स में। तो उसी टाइम पे पूसा 29 राइस वेराइटी जो है उसके अराउंड डिस्कशन हुई थी। अब अभी करंटली क्या है, पूसा 44 वेराइटी जो है वो चलती है, चावल की एक वेराइटी है जिसकी खेती की जाती है नॉर्थ इंडिया में। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसको मेच्योर होने के लिए, फसल पूरी बनने के लिए, कटाई के लिए काफी दिन लगते हैं। तो जब वो इतने दिन लगते हैं तो आगे जैसे गेहूं की खेती करनी है, उसकी बिजाई करनी है, तो उसके लिए टाइम कम मिलता है। तो किसान बोलते हैं हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पराली को जलाना ही पड़ता है, क्योंकि आगे फसल जो है उसको बीजने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो उसी के लिए जो IARI है, इन्होंने पूसा 2090 एक वैरायटी डेवलप की है, जो कि पूसा 44 और CB 501, ये नाम ध्यान रखने हैं, इनकी क्रॉस ब्रीड बनाई गई है। ये एक अर्ली मेच्योरिंग जैपोनिका राइस लाइन है। अर्ली मेच्योरिंग का क्या मतलब है कि ये जल्दी कम टाइम में जो है फसल बनके तैयार हो जाएगी। कम टाइम में अगर ये फसल तैयार होगी तो उनके पास एक टाइम होगा कि उनको पराली को जलाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। उससे क्या होगा, जो सॉइल है उसको भी बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज आप दोबारा से बो के उसी में मिट्टी में मिला दोगे, उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ेगी और ये स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम भी उसको वो खत्म हो जाएगी, पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो इसके क्या है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं।
तो ये जो है पूसा 2090 ये कम ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट 120 से 25 दिनों में जो है मेच्योर हो जाएगी और जो यील्ड है, जो इसकी प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो अच्छी रहेगी और स्टबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसी एग्जांपल्स जो है आप अपने आंसर्स में, जहां पर आपको इसके बारे में सॉल्यूशन वगैरह डिमांड किए गए, इंटरव्यूज में, एसेज में कोट भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं पोषण भी पढ़ाई भी की। ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD ने 2 दिन का स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर से ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया था। किस पर? पोषण भी पढ़ाई भी पर। तो इसमें क्या था, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है हमारे, उन्होंने गवर्नमेंट का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है पोषण भी पढ़ाई भी, ये इंट्रोड्यूस किया था, जिसका काम क्या है, एम क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में, यानी कि चाइल्डहुड में, बचपन में प्रॉपर केयर भी हो, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें, पोषण भी हो गई, एजुकेशन यानी कि पढ़ाई भी हो गई। कहाँ पर? आंगनवाड़ीज में। तो पूरे देश में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा आंगनवाड़ीज में। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का, मिशन पोषण 2.0 का, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर भी जिसके बारे में बात की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं भारत आटा की। अब भारत आटा क्या है? गेहूं का आटा है, जो कि हमारी भारत की सरकार ने भारत ब्रांड एक लॉन्च किया है गेहूं के आटे का, जिसका MRP जो है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है, वो नॉर्मल आटा जो अभी नेशनल एवरेज चलता है 35.93 यानी कि ऑलमोस्ट 36 रुपए, उससे काफी कम है। ये 27.5 रुपए पर किलोग्राम ये बेचा जाएगा। ये जो है गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं कि हम असेंशियल कमोडिटी, जो जरूरी चीजें हैं, उनके रेट को स्टेबलाइज करें और कंज्यूमर्स को रिलीफ मिले, उसी का ये पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, MCQs में भी और एग्जांपल्स भी ऐसे आप कोट कर सकते हो। आगे बात करते हैं कृषि 24/7 की। ये क्या है? पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर्ड एक सोल्यूशन जो है वो दिया गया है ऑटोमेटेड एग्रीकल्चरल न्यूज मॉनिटरिंग और एनालिसिस के लिए। खेती के रिलेटेड जो भी न्यूज है उनको भी मॉनिटर करेगी, एनालिसिस भी करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पावर इसको मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ह्यूमंस के लाइक आर्टिफिशियली आपने इंटेलिजेंस को डेवलप किया, जैसे फॉर एग्जांपल रोबोट हो गए, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होते हैं। तो जो कृषि 24/7 है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, और इसके लिए उन्होंने एक NGO और गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है कृषि 24/7 को डेवलप करने के लिए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले है, पहली बार इंडिया के जो बनानास हैं, केले हैं, उनको यूरोप में एक्सपोर्ट किया गया है। तो आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के बनानास हैं जो कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होते हैं, तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स में अगर आपको पता होगा कि हाँ यूरोप में होती है, क्या पता दूसरी चीजें आपको ना पता हो, यही स्टेटमेंट आपको एलिमिनेशन में भी हेल्प कर दे। यू नेवर नो कि क्या कौन सी नॉलेज आपको एग्जाम में काम आ जाती है। तो क्या अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पहली कंसाइनमेंट है बनानास की, वो इंडिया से यूरोप के लिए जो है भेजी गई है सी रूट के द्वारा। ये जो इनिशिएटिव है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि अपेडा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका एम क्या है? इंडियन बनानास का जो मार्केट शेयर है यूरोपियन मार्केट में वो बढ़ाना है। बस ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी एग्जांपल्स आप कोट कर दीजिए, आपको हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 95th मेंबर की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम काफी बार बात कर चुके हैं, आई होप अब तक आपको याद भी होगा कि है क्या। इसमें क्या है, काफी सारे देश हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करते हैं, जिसको सनशाइन कंट्रीज बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। इसमें क्या है, इस रीजन में क्या होता है, सनलाइट जो आपको अच्छी अमाउंट में अवेलेबल होती है। तो ISA क्या है? इन देशों की अलायंस है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सोलर एनर्जी है उनकी एफिशिएंटली कंजप्शन हो। एफिशिएंट होता है कि वेस्टेज कम हो, उसको ज्यादा अच्छे तरह से हम कंज्यूम करें। इससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल्स पर आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे। ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है।
ये पोल्यूशन नहीं करता, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और अबंडेंस में अवेलेबल है। सोलर एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इससे क्या है, ये से बनाया गया था। इसका जो आइडिया है वो भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में पिच किया गया था, जिसमें फ्रांस ने भी हमें हेल्प की थी। हमें ऑलमोस्ट दोनों कंट्रीज ने को फाउंड किया है। आईएसए के हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में ही है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। और रिसेंटली 95th मेंबर कौन बना? चिले। चिले कहां पर है? साउथ अमेरिका में। तो ये इसका 95th मेंबर बना है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं ऑपरेशन ऑल क्लियर की। ऑपरेशन ऑल क्लियर भूटान में चलता था। एक्चुअल में क्या था, जब जो असम के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ऐसे जो रिबेलियन जो भी लोग थे उनको निकालना था असम से। किसके द्वारा? रॉयल भूटान आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। लेकिन अब भूटान के जो किंग थे वो इंडिया में आए हुए थे, असम में वो विजिट पर गए थे। उस टाइम उन्होंने ऑपरेशन ऑल क्लियर को रिकॉल कर लिया है, यानी कि वापस ले लिया है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली फिलीपींस ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट अनाउंस कर दी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? इसको चाइना में वन बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर चाइना 150 से भी ज्यादा देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर रहा है, जिसके थ्रू वो खुद ट्रेड करेगा। अब उसमें क्या है, एक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट ने 2013 में स्टार्ट की थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और देशों में इन्वेस्ट कर रहे थे वो इसके अंदर। तो फिलीपींस का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उन्होंने बोला है कि हम ये टर्मिनेट करते हैं, हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली जापान में अंडर सी वल्केनो इमर्ज हुआ था, तो जिससे क्या है, आइलैंड एक बना है। अब जो नया आइलैंड है ये अंडर वाटर वल्केनो इरप्शन से बना। इवोटो आइलैंड के पास में एक सीरीज ऑफ अलग अलग इरप्शंस होती रहती हैं। अभी रिसेंटली एक इरप्शन हुई तो प्रॉपर आइलैंड जो है इमर्ज हुआ है, जो कि ओगासावारा आइलैंड चेन का पार्ट भी है वेस्टर्न पैसिफिक में। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, स्ट्रीम बिलोज फ्रॉम वाटर ऑफ आयोटो आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। तो कौन से ओशन, पैसिफिक ओशन का नाम ध्यान रखना है, सदर्न टोक्यो में है, जापान में। अंडर सी वल्केनो इरप्ट हुआ जापान में 3 हफ्ते पहले, जिससे बहुत सारा रेयर व्यू मिला। एक छोटा सा नया आइलैंड जो है वो बना। ये अनमेन्ड अंडर सी वल्केनो जो है ये 1 किलोमीटर सदर्न कोस्ट है जो टूजिमा का, उससे ऑफ जो है 1 किलोमीटर ऑफ उस एरिया में बना, जो कि जापान, जिसको आयोटो के नाम से जो नाम दिया गया है जापान में। 10 दिनों के बीच में जो वल्केनिक ऐश है और जो रॉक्स हैं, जो पत्थर वगैरह हैं जिससे पाइल अप हुए हैं, वो क्या होगा, वो बैठ गए एक टाइप के, आप लगा लो। और जो इसकी टिप थी वो सी सरफेस से ऊपर को उठ गई। तो जैसे ये सी सरफेस है, ऐसे उसकी जो टिप है उठ गई, एक आइलैंड की टाइप ये बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इसका नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, पहली बार इंडस एक्स इन्वेस्टर मीटिंग जो हुई है, इंडस एक्स मीटिंग जो हुई है किस किस की हुई है, नाम से आप देख सकते हो। IND मतलब इंडिया, US मतलब USA। इंडस एक्स इन्वेस्टर मीटिंग हुई। अभी जो इंडिया US मिनिस्ट्रियल डायलॉग था 2+2 डायलॉग, उससे पहले हुई थी। कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में। यहाँ पर आप देख भी सकते हो इंडिया का और USA का फ्लैग। डिफेंस मिनिस्टर जो है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इनका दोनों साइड के रिस्पेक्टिव साइड्स के उनकी मीटिंग होती है, जिसको 2+2 का नाम दिया गया है, USA और इंडिया का। तो इससे पहले जो है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX जो है इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर और US के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी पहली इंडस एक्स इन्वेस्टर मीट, जहां पर इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज जो है वो भी लॉन्च किया गया, जिसको गुरुकुल बोला जाता है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, इंडस एक्स किस किस में कौन कौन से देश इसमें इन्वॉल्व है। इंडस एक्स जो है ये जून 2023 में लॉन्च किया गया था, जब प्रधानमंत्री जी US में विजिट के लिए गए थे। इसका एम क्या था? स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को एक्सपैंड करना, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में दोनों गवर्नमेंट्स में, बिजनेसेस में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, इंडिया और US के। आगे बात करते हैं कामचिटका पेनिनसुला की। ये क्यों न्यूज में था? रिसेंटली जो है कामचिटका पेनिनसुला में हाईएस्ट एक्टिव वल्केनो एक इरप्ट हुआ है यूरेशिया का, जिसका नाम क्या है?
क्ल्यूचस्केवा सोप का। यहाँ पर आपको केमचिटका पेनिनसुला है, इसकी लोकेशन भी दिखाई गई है। ये रशिया है, आप देख सकते हैं, ये सारा जो है रशिया है। तो यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन दिखाई गई है। यहाँ पर जो है हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो यूरेशिया का इरप्ट हुआ था, जिसकी वजह से काफी सारी ऐश जो है एयर में देखी गई। तो ये न्यूज में था, बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन की। ये क्या न्यूज में था, रिसेंटली इसका 14th कॉन्फ्रेंस हुई है डेनमार्क के कोपेनहेगन में, जिसमें इंडिया की साइड से जस्टिस अरुण मिश्रा जो कि NHRC के चेयरमैन है, उन्होंने इंडिया को इस इवेंट में रिप्रेजेंट किया, जिनकी यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेट न्यूज की। सबसे पहले है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन में क्या क्या किया जाता है। इसमें क्या है, जो अंडर वाटर फ्रेंड्स हैं यानी कि जो डॉल्फिन हैं उनको प्रिजर्व किया जाएगा। क्या क्या पॉइंट्स है, 10 साल का ये प्रोजेक्ट है। रिवर डॉल्फिन और सी डॉल्फिन दोनों पर फोकस किया जाएगा। इसका एम क्या है, बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। ऑब्वियसली अगर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसमें रोजगार भी लोगों को मिलता है जो भी उसमें एलिजिबल होते हैं। टूरिज्म को अट्रैक्ट करना, अगर डॉल्फिन जैसे अगर आप कहीं घूमने जाते हो, वहां पर बहुत सारी जगह जहां पर डॉल्फिन मिलती हैं, तो लोग वहां पर स्पेशल जाते हैं कि यहाँ पर हम डॉल्फिन देखने जाएंगे। तो उसी चीज से टूरिज्म को भी आप अट्रैक्ट करोगे। आगे क्या है, killing habitat fragmentation by dams and barrages and indiscriminate fishing has reduced the Ganges river dolphin population, जो है 10,000 में थी जो 3700 रह गई है। इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारी गेंजेस रिवर डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम हो गई है। क्योंकि ये मारी जाती हैं, इनका हैबिटेट कम हो गया है, क्योंकि डैम्स वगैरह बन गए, बैरेजेस बन गए, फिशिंग होती है, तो इससे ये भी कंट्रोल किया जाएगा। गेंजेस रिवर डॉल्फिन जो है, जो कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन की एक स्पीशीज है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में मिलती है। और उनकी जो सहायक नदियां हैं कहाँ कहाँ पर, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंडिया में जो ये डॉल्फिन्स हैं ये डीप रिवर्स में देखी जाती हैं, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में। और जो गेंजेस रिवर डॉल्फिन है, इसको 1801 में डिस्कवर किया था, वो अकेले फ्रेश वाटर में ही रहती हैं। अब बात करते हैं न्यूज क्या थी। रिसेंटली तमिलनाडु की सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया कि जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, वो हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी मेजर हैबिटेट्स है जहां पर डॉल्फिन्स रहती हैं, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर जो है ये सारे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, जहां पर काफी सारे ग्लोबली इंपॉर्टेंट और हाईली थ्रेटेंड स्पीशीज जो हैं वो भी रहती हैं। फॉर एग्जांपल डुगोंग हो गई, व्हेल शार्क हो गई, सी हॉर्सेस हो गए, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्स बिल टर्टल, डॉल्फिन, सेक्रेड चैंक्स वगैरह ये रहते हैं। ये थोड़ा पढ़ोगे तो आपको कई बार काम आ जाती है स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कालीश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट KLIP की, जिसके रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्सी चल रही थी न्यूज में। तो ये अभी न्यूज में देखा गया। सो तेलंगाना में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी इंजीनियरिंग लैप्सेस पे कि KLIP में जो है काफी इश्यूज हैं। KLIP क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इरिगेशन सिंचाई का प्रोजेक्ट। कौन सी नदियों पर, गोदावरी नदी पर, तेलंगाना के कालीश्वरम पर, जो कि पीने के लिए भी पानी प्रोवाइड करती है और सिंचाई पर्पज के लिए भी। ये जो प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी और प्रणहिता का जो संगम है, वहीं से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। लिफ्ट इरिगेशन मेथड है। अब लिफ्ट इरिगेशन मेथड क्या होता है कि पानी को जो नेचुरल इसका फ्लो है उस पे नहीं आप फोकस करते, एक्सटर्नल एनर्जी को आप यूज करके, फॉर एग्जांपल आपने एनिमल्स यूज किए, फ्यूल बेस्ड कोई भी इलेक्ट्रिक पावर वगैरह पंप को यूज किया, उनको यूज करके आप पानी जो है ट्रांसपोर्ट करवाते हो, तो वो होता है लिफ्ट इरिगेशन मेथड। आगे बात करते हैं पौर ध्वनि प्रोग्राम की। पौर ध्वनि प्रोग्राम जो है रिसेंटली केरला स्टेट लिटरेसी मिशन ने लॉन्च किया है। एर्नाकुलम और 8 और जिले हैं केरला के, वहां पर इसका एम क्या है, जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट उनको बनाना और इन्फॉर्म्ड बनाना। ये जो प्रोग्राम है ये लोगों में साइंटिफिक एप्टीट्यूड, इंडिपेंडेंट थिंकिंग,
सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये सारी चीजों के बारे में लोगों को अवेयर करेगा। इसमें इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, फॉरेस्ट राइट्स, रूल्स फॉर कोस्टल एरियाज, वुमेन सेंट्रिक रूल्स हो गए, राइट्स एंड लॉज जो बच्चों को हेल्थ को और न्यूट्रिशन को गवर्न करते हैं, हर चीज ये प्रोजेक्ट जो है इस पे कवर किए जाएंगे। आगे बात करते हैं काओ सेंसस की। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है इसने रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस जो है, सेंसस होता है जब आप गिनती करते हो किसी चीज की, वो कंडक्ट करने का डिसाइड किया है। किसकी गिनती? काओज की। अगर सेंसस करके उन्होंने बोला है हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट नंबर, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही जो है वेलफेयर प्लान करेंगे। आगे बात करते हैं उत्तराखंड में रिसेंटली 15 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, जिसमें मेन जो आपको ध्यान रखने हैं जो न्यूज में थे, एक तो है जिसकी आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिख रही है, मंडुआ। मंडुआ क्या है? एक फिंगर मिलेट है जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में उगाया जाता है। वहां के लोगों की मेन डाइट का एक पार्ट है। क्या जैसे झंगोरा हो गया एक, जो वो भी होम ग्राउंड मिलेट है जो लिस्ट में हो लोगों की। उसके बाद उत्तराखंड का जो है बेरीनाग टी एक चाय है जो कि लंदन टी हाउसेस के बाद जो है हाईली इट इज हाईली सॉट आफ्टर बाय टी ब्लेंडर्स हैं, जो कि टी प्लांट के लीव्स से, पत्तों से बनाया जाता है, जो हिमालयस में उगते हैं, जो बाद में कंप्रेस करके उसको सॉलिड मास में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा बिच्छू बुट्टी फैब्रिक है, कपड़ा है जो कि हिमालयन नेटल फाइबर से बनता है, वो भी जीआई टैग की प्रोडक्ट में देखा गया। इंडिया में जीआई टैग कौन देता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो कि चेन्नई में है, और एक बार जीआई टैग मिलता है तो वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। जीआई टैग का मतलब ये होता है अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो किसी और रीजन में वही प्रोडक्ट उस नाम से वो सेल नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक के बारे में। सबसे पहले है सर्वावैक वैक्सीन। सर्वावैक वैक्सीन क्या है? आपको पता होगा शायद कि इंडिया में जो सर्वाइकल कैंसर है वो काफी ज्यादा उसके केसेस देखे गए हैं, एंड इट इज मेजर, इसका जो मेजर कॉज है किससे होता है? एचपीवी से। एचपीवी क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, उसी के लिए ये इंडिया ने पहला खुद का एक क्वाड्रीवैलेंट एक एचपीवी वैक्सीन जो है डेवलप किया है, जिसका नाम है सर्वावैक। सर्वाइकल कैंसर के सर्विकल कैंसर की प्रिवेंशन के लिए और एचपीवी से जो भी एसोसिएटेड कैंसर्स होते हैं। रिसेंटली लेंसेट ऑन्कोलॉजी में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया कि जो सर्वावैक वैक्सीन है ये इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है वो डेवलप किया है, और ये काफी अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जो है दे रहा है कंपेरेटिव टू मर्क्स गार्डासिल वैक्सीन जो अभी यूज होता है। आगे बात करते हैं ओमेगल की। ओमेगल क्या एक ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू आप अजनबी लोगों से, स्ट्रेंजर से बात करते थे, वो अभी 14 साल के बाद बंद हो गया है। इसके फाउंडर थे लीफ के ब्रूक्स, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। ये जो प्लेटफॉर्म था इसी के लिए जाना जाता था कि आप अनजान लोगों से, रैंडम चैट फीचर्स से अनजान लोगों से आप बात करते थे। यूनिक एक प्लेटफॉर्म था जहां पर ऑनलाइन आप लोगों से बात कर सकते थे बिना अपनी आइडेंटिटी वगैरह रिवील किए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कार 19 की। ये क्या है? इंडिया का खुद का पहला काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है। ये किसके लिए यूज होगा? जो ब्लड कैंसर होता है उसमें यूज होगा। एक्चुअल में ये क्यों बनाया गया है? बहुत सारे ब्लड कैंसर में केसेस होते हैं जो बार बार रिलैप्स होते हैं, ट्रीटमेंट के बाद भी दोबारा से वो बीमारी आ जाती है, जो कि कीमोथेरेपी भी जिसपे काम नहीं करती। तो नेक्स्ट कार 19 जो है ये एक इंडिया की खुद की एक थेरेपी जो है वो बनाई गई है, जो कि टी सेल जो है, जो कैंसर सेल्स हैं उनको टारगेट करेगा, जिसमें CD19 प्रोटीन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा डेवलप की गई है? आईआईटी बॉम्बे के अंदर एक कंपनी है इम्यूनो एक्ट, उन्होंने की है। एक जीन थेरेपी है। ये बी सेल लिम्फोमस जिनको बीमारी होती है उन्हीं के लिए ये बनाया गया है, जिनमें कीमोथेरेपी वगैरह काम नहीं करती। तो रिसेंटली सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट ऑथराइजेशन दे दी है नेक्स्ट कार 19 को कि आप इसको यूज कर सकते हैं। ये पहले जब डेवलप हुई थी तब भी हमने डिस्कस किया था, अभी इसको मार्केट ऑथराइजेशन मिल गई है, तो ये दोबारा न्यूज में था। आगे बात करते हैं सोफिया की, जिसकी फुल फॉर्म है
स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। इसमें क्या है, सोफिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा एयरबोर्न एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जो कि नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर का ज्वाइंट प्रोग्राम है। इन दोनों का एक कोलैबोरेशन है। इसमें क्या है, रिसेंटली न्यूज में था कि जो वीनस प्लैनेट है वहां पर उसके एटमॉस्फेयर में एटॉमिक ऑक्सीजन जो है डिटेक्ट की है सोफिया ने, तभी ये न्यूज में था। तो इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, किस किस का इनिशिएटिव है, क्या इसने किया है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली WHO ने एक फ्रेमवर्क जो है रिलीज किया है क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन हेल्थ सिस्टम के लिए, जिसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे क्लाइमेट ट्रांजिशन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हेल्थ सिस्टम के, यहाँ पर जो दिखाई गई है आपको, क्लाइमेट स्मार्ट हेल्थ वर्कफोर्स हो गई, इंटीग्रेटेड रिस्क अर्ली वार्निंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम हो गए, हेल्थ एंड क्लाइमेट रिसर्च हो गई। तो ये सारे जो है क्लाइमेट इंटरनल हेल्थ प्रोग्राम हो गया, क्लाइमेट रेजिलियंस और लो कार्बन, इस पे फोकस करेगा। इसका एम यही है कि जो हेल्थ सिस्टम्स हैं उनके रेजिलियंस को बढ़ाना, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना। इसमें क्या है, इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक तो हेल्थ सेक्टर प्रोफेशनल्स है उनको गाइड करना कोलैबोरेशंस के थ्रू, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना, प्लान्स को डेवलप करना, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हेल्थ डिसीजन मेकर्स की उसको डिफाइन करना। आगे बात करते हैं पल्सर्स की। पल्सर्स की न्यूज में था रिसेंटली, जो फास्ट है 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, इसने 5 नए पल्सर डिस्कवर किए हैं। फास्ट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है, जो कि चाइना की एक प्रोविंस है गुइजू नाम की, वहां पर ये जो है डिप्लॉय किया है, वहां पर लोकेटेड है। पल्सर जो होते क्या है, न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो कि बहुत तेजी से रोटेट करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनका जो बचे हुए कोर्स होते हैं, जो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ के एंड तक पहुंच गए हैं, काफी ज्यादा हाईली मैग्नेटाइज जो होते हैं और एक अच्छी स्पीड पर रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक बीम एमिट करते हैं अपने मैग्नेटिक पोल्स से जब ये घूमते हैं। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट न्यूज की। सबसे पहले है मीनामाटा कन्वेंशन की 5th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी रिसेंटली। कहां पर हुई थी, जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। मीनामाटा कन्वेंशन जो है 2013 में अडॉप्ट की गई थी, मर्क्यूरी पे है। ये पहली ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। क्या करती है, ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को बचाती है मर्क्यूरी के खतरनाक इफेक्ट से। मर्क्यूरी जो है, इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं नर्वस सिस्टम में, थायराइड, किडनीज, लंग्स, इम्यून सिस्टम, आई स्किन वगैरह पे। तो उसी के जो है खतरनाक इफेक्ट से बचाने के लिए कन्वेंशन काम करती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। सबसे पहले है, इंडिया ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, सबसे ज्यादा ऑनलाइन सेल्फीज का, जो सोशल मीडिया में सेल्फी सबमिट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कैंपेन है मेरी माटी मेरा देश, उसी के अंडर मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के अंडर क्या था, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट किया। एक मुंबई यूनिवर्सिटी में इवेंट किया, सबसे ज्यादा जो है सेल्फीज सोशल मीडिया में वो सबमिट हुई है। आगे है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड क्यों न्यूज में था, वैसे तो ये 2024 में 4 फरवरी को जो है वो होगा लॉस एंजलिस में। इसकी पहले पिक्चर देखिए। अबंडेंस इन मिलेट्स जो है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पीच जो है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। ये सिंगर है वहां की, उसकी जो है फाल्गुनी शाह, और ये उनके हस्बैंड है गौरव शाह। तो ये जो है इन्होंने गाया है, और इस सॉन्ग में हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनको भी फीचर किया गया है, और इनमें उन्होंने एक स्पीच जो है वो भी इस सॉन्ग में है, इंक्लूड की गई है। तो जो ये सॉन्ग है अबंडेंस एंड मिलेट्स, ये नॉमिनेट हुआ है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। तो ये न्यूज में था। अबंडेंस एंड मिलेट्स जो है, ये गाना इसीलिए बनाया गया था लोगों में मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए, कि वर्ल्ड हंगर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं मिलेट्स को यूज करके। अब बात करते हैं डिफेंस के रिलेटेड न्यूज की। सबसे पहले है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल क्यों न्यूज में थी, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि प्रलय है उसकी टेस्ट फायरिंग की थी
अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि उड़ीसा के कोस्ट के पास है। प्रलय जो मिसाइल है ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई थी। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज है 350 से 500 किलोमीटर्स की। आगे है बोंगो सागर 23 एक्सरसाइज, जिसका चौथा एडिशन रिसेंटली जो है वो बंगाल की खाड़ी के नदरन रीजन में कंडक्ट किया गया है। एक्सरसाइज बोंगो सागर जो है ये इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हर्मिस 900 स्टारलाइन ड्रोन्स। ये क्यों न्यूज में थे? हर्मिस 900 स्टारलाइनर ड्रोन्स जो है इजराइल के द्वारा डेवलप है, वहीं इजराइल के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि इंडिया लेगा, उनसे खरीदेगा। इससे क्या होगा, इंडिया की आर्मी की सर्विलियंस कैपेसिटी जो है नदरन बॉर्डर्स में वो बढ़ जाएगी। हर्मिस 19 स्टारलाइनर जो है इजरायली मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। अनमेन्ड होते हैं जिसको इंसान की जरूरत नहीं है, जो यानी कि उसमें इंसान वो बैठता नहीं, ड्रोन की तरह चलता है वो। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, रिपोर्ट, स्कीम्स और इंडिसेस की। सबसे पहले है एम्प्लॉय वेलबींग के रिगार्डिंग एक सर्वे हुआ था मैकिंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट, और इसकी जो असेस्ड एम्प्लॉयज फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारी चीजें उसमें असेस की थी। तो उस सर्वे में जो है सबसे टॉप पर रहा टर्की, जिसको तुर्की भी बोला जाता है, और इंडिया जो है सेकंड पोजीशन पर रहा, और जो जापान है वो सबसे नीचे है। टर्की की जो पोजीशन रही हाईएस्ट 78% स्कोर मिला, इंडिया को 76 मिला, चाइना को 75, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है। ग्लोबल एवरेज है 57%। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव जो कि एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च ग्रुप है और एक इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड है, उनकी ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जो है रिलीज की है। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है कि आपने फाइनेंस करना है पब्लिक, प्राइवेट और अल्टरनेटिव सोर्सेज से, किसके लिए? मिटिगेशन और अडेप्टेशन एक्शंस के लिए और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। अब मिटिगेशन और अडेप्टेशन क्या है? मिटिगेशन क्या है? क्लाइमेट चेंज के जो रूट कॉज है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको टैकल करता है। लेकिन जो अडेप्टेशन है वो क्या करता है? जो इफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको आप कैसे टैकल करोगे, वो अडेप्टेशन जो है वो टैकल करता है। तो मिटिगेशन और अडेप्टेशन में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2023। ये जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा रिलीज किया गया। विपो एक ग्लोबल फोरम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन, कोऑपरेशन की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ खुद का क्रिएट किया, यूनिक क्रिएट किया, तो उसको आप पेटेंट करवा लोगे, कॉपीराइट करवा लोगे, ट्रेडमार्क करवा लोगे, ट्रेड सीक्रेट, ये सारी चीजें। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वही है, माइंड की क्रिएशंस होती हैं, कोई इन्वेंशन, कोई लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क हो गया, कोई डिजाइन हो गया, कोई सिंबल हो गया, आपने कोई अपना बिजनेस का सिंबल बनाया है, कोई नेम्स, कोई इमेजेस जो कॉमर्स में यूज हुई, तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2023 में रिलीज किए गए हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए, इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। ये क्या करती है कि जितना आपके टारगेट थे गवर्नमेंट्स के कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो ग्लोबल टेम्परेचर, उसके लिए जो टारगेट रखे थे और जो एक्चुअल में हो रही है चीजें, उनमें क्या गैप है, उसको वो ट्रैक करता है। आगे बात करते हैं क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट की, उसकी स्टेट की। ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट। इस साल जो है जो एनुअल सालाना रिपोर्ट है उसने फोकस किया है हेल्थ पर। आगे बात करते हैं ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 की। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है, WHO ने। ये जो टीबी है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि मोस्टली लंग्स को, फेफड़ों को अफेक्ट करता है। अगर ये फेफड़ों को अफेक्ट करता है तो उसको पल्मोनरी टीबी बोला जाता है।
वैसे ही जरूरी नहीं है कि अकेले फेफड़े को ही अफेक्ट करेगा। अगर फेफड़े को करेगा मेनली तो पल्मोनरी टीबी है। अगर सपोज ब्रेन में भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। जो अभी करंटली क्या पोजीशन है, टीबी को बचाने के लिए एक ही लाइसेंस्ड वैक्सीन है जिसका नाम है बेसिले कालमिट ग्यूरिन। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये यूज तो होता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि हम टीबी के केसेस जो है कम करें। टीबी अगर देखें कि फैलता कैसे है, एयर के थ्रू फैलता है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक इंसान है जो कि इन्फेक्टेड है टीबी से, और यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान है जो कि जिसको टीबी नहीं है। इसने मान लो कि ये स्नीज करता है, छींकता है या खांसी करता है, इससे क्या है ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं एयर में, जो कि जब ये सांस लेगा तो इस सांस के थ्रू ये अंदर ले जाता है। तो अगर इसका इम्यूनिटी कम है, इम्यून सिस्टम या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इसको टीबी हो सकता है। आगे बात करते हैं क्यूएस एशिया रैंकिंग 2024 की। इसमें क्या है, इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़कर इंडिया में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो क्यूएस रैंकिंग 2024 में रिप्रेजेंटेशन जिनको मिली है। 856 इंस्टीट्यूशंस है 25 देशों से और टेरिटरीज से जो इसमें शोकेस किए गए हैं। चाइना में जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है वो टॉप पोजीशन पर है। आईआईटी बॉम्बे जो है इंडिया में, वो इंडिया की सभी इंस्टीट्यूट्स में टॉप पर है, और 7 और इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टॉप 100 में है। 5 आईआईटीज है, आईआईएससी है बेंगलोर और दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे है 40th रैंक है जिसका। इसके बाद आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और डीयू। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ये यूके बेस्ड रैंकिंग एजेंसी है, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एजेंसी है। क्यूएस क्वाग क्वेरीली साइमंड्स जो ये डिक्लेयर करती है एशिया रैंकिंग 2024 के लिए ये किया है। तो पेकिंग यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता ही दिया, वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, और इंडिया से सबसे ज्यादा जो है इंस्टीट्यूट्स इस लिस्ट में जो जिनको रिप्रेजेंटेशन मिली है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन आईओएम ने एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है डीआरसी, वहां पर स्पेशली डीआरसी के ईस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा जो है कंफ्लिक्ट, लड़ाइयां वगैरह जो है वायलेंस देखी गई है, जो कि ऑलमोस्ट 70 लाख लोगों जो है वो उनको डिस्प्लेस किया गया है वहां से। करंटली ईस्टर्न डीआरसी जो है वहां पर एथनिक कंफ्लिक्ट चल रहा है, वायलेंट रिसोर्स कंपटीशन वगैरह चल रहा है एथनिक मिलिशियाज में। इसकी मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ये है डीआरसी की जो लोकेशन। अगर इसको जूम करके देखोगे तो ये है कॉन्गो, ये है डीआर कॉन्गो, ये साउथ सुडान, ये रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, अंगोला, ये सारी चीजें हैं। आगे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स FSSAI जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने रिसेंटली स्टेट फूड इंडेक्स जो है 2022-23 के लिए रिलीज किया है, जहां पर इंडिया की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है उनकी परफॉर्मेंस असेस करती है फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। लेटेस्ट इंडेक्स जो है इसमें एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक, जिसके अंदर क्या है, जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स हैं, पहले जो पैरामीटर्स उनकी वेटेज ऑब्वियसली चेंज होगी। एक नया पैरामीटर जब ऐड हो गया, पहले मान लो 8 थे अब 9 हो गए, तो ऑब्वियसली इसकी वेटेज तो चेंज होगी। इसमें क्या है, इस बार जो इंडेक्स रिलीज हुआ है तमिलनाडु टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, फिर है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र। तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। सबसे पहले है वमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो कि रिसेंटली झारखंड के रांची में हुई थी, जहां पर इंडियन वमेन्स हॉकी टीम ने जो है जापान को पीछे छोड़कर खुद जो है वो चैंपियंस बन गए हैं, जिसकी आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिख रही है। नेक्स्ट है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, जिसका 24th एडिशन जो है 2025 में होगा। कौन होस्ट करेगा? बांग्लादेश। रिसेंटली जो है बांग्लादेश ने वोट जो है जीत ली है। बिड्स हुई थी, एक नीलामी जैसी होती है, कहां पर हुई थी? थाईलैंड के बैंकॉक में, जहां पर अभी 23rd जो वर्जन है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप का वो स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये जो है ये किसके रिलेटेड है? T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है, जहां पर
पहली बार पंजाब की क्रिकेट टीम जो है वो जीती है और इन्होंने बड़ौदा की टीम को हराया है। ये जो इवेंट है बीसीसीआई ही कंडक्ट करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है किस स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। नेक्स्ट है नेशनल गेम्स 2023 जो कि जिसका 37th एडिशन था, कहां पर हो रहा था, गोवा में, जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। गोवा के पणजी के श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम में क्लोजिंग सेरेमनी हुई है। इसमें महाराष्ट्र ने राजा बहेंद्र सिंह ट्रॉफी भी जीती है, ओवरऑल चैंपियन रही, जिन्होंने 228 मेडल जीते जिसमें 80 गोल्ड मेडल थे। और नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट एडिशन के लिए जो टॉर्च है वो उत्तराखंड को हैंड ओवर कर दी गई है, यानी कि 38th नेशनल गेम्स जो है 2024 में वो कहां पर होंगी, उत्तराखंड में। अब है मिसलेनियस न्यूज। सबसे पहले है यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर। रिसेंटली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पंकज त्रिपाठी को, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, उनको यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इसका काम क्या होगा, लोगों को डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में सेफ्टी अवेयरनेस स्ट्रेंथन करेगा कि आपको कैसे सेफली यूज करना है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। आगे है दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ, जिसका नाम है मीका, जिसकी आप पिक्चर देख सकते हैं। ये हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर, एक जो कि पोलैंड की कंपनी है, उन्होंने दुनिया का पहला सीईओ, रोबोट सीईओ अपॉइंट किया है, जो कि एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज करेगा प्रोसेस्ड डेटा को असेस करने के लिए। अब बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। सबसे पहले है डीएन घोष, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, फाइनेंशियल अथॉरिटी थी, जिन्होंने गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है बैंक्स को नेशनलाइज करने के लिए, उसको बनाने में काफी ज्यादा रोल प्ले किया था। तो ये क्या है, एसबीआई के चेयरमैन भी रहे हैं 1985 to 89। इसके बाद ये बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बोर्ड्स में भी इन्होंने सर्व किया, फॉर एग्जांपल फिलिप्स, एल&टी, पीएलएस, एचडीएफसी वगैरह। इनकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे है पीबी आचार्य, जिनकी भी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पहले नागालैंड के गवर्नर रह चुके हैं, ही पास्ट अवे, इनका देहांत हुआ है। नागालैंड के अलावा ये असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के भी गवर्नर रह चुके हैं। देन है डीबी चंद्र गोबड़ा, ये पहले कर्नाटका के असेंबली स्पीकर रह चुके हैं। ये जो है इन्होंने इंडियन लेजिस्लेचर के प्रोमिनेंट हाउसेस जो हैं उनमें रिप्रेजेंट किया है, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, लोकसभा, राज्यसभा, तो वहां पर भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जहां पर भी इनकी भी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले है 9th to 15th नवंबर जो है ये वीक इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जो वीक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा प्रोक्लेम किया गया है 1988 में, जिसमें साइंस का जो रोल है पीस और डेवलपमेंट की क्वेस्ट में वो प्रमोट किया गया। देन है इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, 8 नवंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन एक्सरेज जो है, एक्स रेडिएशंस, वो डिस्कवर हुई थी 1895 में विल्हम कॉनराड रॉन्टजेन, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा। यहाँ पर इस दिन क्या है, रेडियोलॉजी और जो क्रिटिकल रोल है डायग्नोसिस में एक्सरे प्ले करता है, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह, वो उसके बारे में अवेयरनेस रेज की जाती है। इस बार का थीम क्या था, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, और फोकस था रेडियोग्राफर्स पर, जो कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के बियॉन्ड भी एक्सटेंड होता है, ओवरऑल लोग पेशेंट्स की वेलबींग को इंश्योर करती है। देन है वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे, 8 नवंबर को ही मनाया जाता है। इसको वर्ल्ड अर्बनिज्म डे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एम क्या है, प्लानिंग के रोल को प्रमोट करना, लिवेबल अर्बन कम्युनिटीज को क्रिएट करने के लिए, यानी कि आप अच्छी तरह कैसे रह सकते हो, इसमें प्लानिंग का क्या रोल है। इस बार का थीम था लर्न ग्लोबली अप्लाई लोकली। इसका फोकस यही था कि प्लानिंग और प्लानिंग कल्चर जो है पूरे ग्लोबल लेवल में, उससे हमें सीखना है। देन है नेशनल लीगल सर्विसेज डे, 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है सारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के द्वारा। इसमें क्या है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 का जो रोल है उसको हाईलाइट किया जाता है, जो कि 1995 में 9 नवंबर को ही जो है स्टार्ट हुआ था। ये जो एक्ट है, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 39A है डीपीएसपी में, कि जो लोग जो लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे,
उन पर फोकस करता है, उसी को एनफोर्स करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। देन है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, 10 नवंबर को मनाया जाता है। ये यूनेस्को सपोर्ट करता है। इसका एम क्या है, साइंस की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है। इस बार का थीम था बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, जिसका यही वो था एम्फसिज्म कि ट्रस्ट का, साइंस पर ट्रस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। देन है नेशनल एजुकेशन डे, 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये जो है हमारे जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है। इसके बाद है वर्ल्ड निमोनिया डे, 12 नवंबर को। निमोनिया जो है सांस के रिलेटेड जो बीमारी होती है, ग्लोबल इवेंट है ये। निमोनिया बीमारी के बारे में लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना। इस बार का थीम था एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। देन है जवाहरलाल नेहरू जयंती या चिल्ड्रन डे, जो कि 14 नवंबर यानी कि आज ही मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, क्योंकि वो उनको जो बच्चे हैं बहुत पसंद थे, तो उन्हीं के लिए, उसी की वजह से उनका जो बर्थडे है उनको चिल्ड्रन डे के नाम से जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चों की एजुकेशन, वेलफेयर, राइट्स वगैरह के बारे में अवेयरनेस रेज करते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको वीकली करंट अफेयर की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो at 8 o'clock. Have a nice day.